हमारे जो भी साथीगण आज की बैठक में जुड़े हैं, सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा 5वां संवाद है। इसके पहले हमारे 4 संवाद और आयोजित हो चुके हैं गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति को लेकर के। और हम लोग यह प्रयास गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखने में यह कार्य असंभव सा लगता है, लेकिन हमारे आचार्यों और मनीषियों ने कहा है कि जो काम प्रारंभ में असंभव सा लगे, समझना चाहिए कि वो सबसे अच्छा कार्य है। निश्चित रूप से 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मूल रूप में एक बात को पकड़ा था कि भारत को हम तब तक गुलाम नहीं बना पाएंगे जब तक कि इस देश की रीढ़ सांस्कृतिक जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म नहीं कर देंगे। और उसके बाद 1858 से उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके हमारी गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया। और दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भी उनका बनाया हुआ 1858 का कानून आज तक यथावत चल रहा है। हम अपने श्रेष्ठ गुरुकुलों की पुनर्स्थापना आज तक नहीं कर पाए, जबकि सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ने देश और दुनिया का कितना विध्वंस किया है। उसके बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा है, यह हमारे लिए विचारणीय और चिंतनीय है। देश भर से अनेकों ऐसे शिक्षाविदों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने इस बात का अध्ययन किया और उसके बाद एक प्रयास हम लोगों के द्वारा, लघु प्रयास और भी अन्य लोगों के द्वारा देश भर में प्रारंभ हुआ है। अभी ये 5वां हमारा जो संवाद है, इसके मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्चना पांडे जी हैं। हमारा अगला जो संवाद होगा उसका समय और बार दोनों चेंज किया गया है। अब रविवार की जगह शनिवार को संवाद होगा और रात्रि में 8 बजे का समय नियत किया गया है। अगले शनिवार को रात्रि 8 बजे हमारे मुख्य वक्ता के रूप में दीप भाई कोइराला हमारे बीच रहेंगे, जो मूलतः नेपाल से हैं। इस समय जो अहमदाबाद में एक बहुत विशाल सुंदर सा गुरुकुल चल रहा है, उसके वो प्रधानाध्यापक भी हैं और एक वैश्विक गुरुकुल कमेटी बनी हुई है, उसके सह प्रमुख भी हैं। मैं आदरणीय दीदी अर्चना पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस संवाद बैठक को आप अपनी मधुर वाणी से संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय दीदी। सभी को प्रणाम। हम सभी कार्य के प्रारंभ में अपने देवों को याद करते हैं। अतः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी सोच रहे होंगे कि मैं निर्विघ्नं कुरु मे देव वाला मंत्र क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अभी जब पूरा हमारी मीटिंग चलती है तो कई बार बहुत सारे माइक ऑन हो जाते हैं और वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारा ये कार्य जो है इंटरनेट की सारी दुविधाओं से पार करते हुए सभी प्रकार की आवाजों से दूर रहते हुए अच्छे से हो। सर्वप्रथम आप सभी को यहाँ जो हमारे उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी हैं उन सबको सादर नमन। संवाद में सम्मिलित हमारे आदरणीय विद्यासागर जी, आदरणीय संजय पटवा भैया, आदरणीय अरविंद जोशी भैया, आदरणीय आनंद भैया, आदरणीय अविनाश भैया और भी बहुत सारे हैं। मेरे सारे करीब बहुत अच्छे कुछ 63 लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और उन सभी को आदर सहित मैं नमन करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सभी बिल्कुल समय पर आए और बहुत से ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाए तो उन्होंने तुरंत हमसे संपर्क किया और जुड़ने का प्रयास किया। सभी को नमन। चर्चा के आरंभ में ही मैं उन सबके आशीर्वाद की भी अपेक्षा करती हूँ जिनके मार्गदर्शन एवं प्रयासों के कारण आज आप सबके सामने में कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ या कुछ बोलने की हिम्मत कर सकती हूँ। इसमें भारतीय शिक्षण मंडल के आदरणीय मुकुल कानिटकर जी जो मेरे सबसे आदरणीय और परम आदरणीय हैं। इसके बाद मैं जो जिनका सबसे अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, वे बहुत सारे गुरुकुल हैं
उनका मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। एक स्वर्णमुखी आश्रम है और इसी प्रकार आचार्य हेमचंद्राचार्य गुरुकुल है। इस तरीके के गुरुकुल जो भारतवर्ष में चल रहे हैं और इन सभी के कारण हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारी जो हिम्मत बढ़ रही है, मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ। नरेंद्र कौशिक सर भी हमारे बीच में, मैं देख रही हूँ, आपको नमन। और सबसे ज्यादा जो मैं चाहूंगी कि जिसका मैं धन्यवाद दूँ है भारतीय शिक्षण मंडल, जिन्होंने मुझे आचार्य विनय सागर भैया से मिलवाया और आज हम यहाँ पर इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि हम कुछ अच्छा कार्य कर सकें, इसके लिए हमारे प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। आज चर्चा हम 2 भागों में करेंगे। प्रथम भाग रहेगा वर्तमान गुरुकुल की प्रासंगिकता एवं द्वितीय भाग में हम इसकी पुनर्स्थापना हेतु हम सभी लोग किस प्रकार के प्रयास शुरू करें, इस पर चर्चा होगी। तो प्रथम भाग में हम जानते हैं कि वर्तमान में जो चाइनीज वायरस की महामारी आई है और इससे जो हम गुजर रहे हैं, सभी ने देखा है कि शिक्षा व्यवस्था में जो उथल पुथल आई है, इस उथल पुथल के कारण हमारे बच्चों पर जो है सबसे ज्यादा असर हुआ है। आज उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। आज हम जिस प्रकार की शिक्षा उनको देना चाहते हैं, वह शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, बल्कि बहुत जगह हमें शिकायत प्राप्त हो रही है कि बच्चे जो है वो स्क्रीन ऑफ करके और लैपटॉप अपना ऑन करके वॉल्यूम डाउन करके चले जाते हैं। ये सारी परेशानियां जब हमें आ रही हैं, तब हमें एक चीज समझ में आ रही है, इसका समाधान क्या है। और इसका समाधान अगर हम अच्छे से परिचर्चा करें तो हमें गुरुकुल में दिखता है। इसके साथ ही हमारे को जो एक चीज समझ में आई है वो है कि हमारे विद्यालय आज जब बंद है एवं हम में ऐसे अनेक ये अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर जो नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, वह हमारे लिए, हमारी आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके साथ ही देश पर जो बेरोजगारी जैसा एक आयातित शब्द अब चिपकाया जा रहा है, हमारे निरंतर ये शब्द जो हम पर थोपा जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण विश्व में हम ही एक हैं जो बेरोजगार हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिस देश में सबसे अधिक भाषाएं हैं और हर भाषा को यदि खोजा जाए तो उसमें से किसी भी भाषा में बेरोजगारी वर्ड मिलता ही नहीं। और ऐसे देश में जहां पर बेरोजगारी शब्द ही नहीं था, उस देश को विश्व पटल पे इस प्रकार रखा जा रहा है जैसे यहीं पर सिर्फ बेरोजगारी है। तो ये सारी चीजें चिंतनीय है। और बेरोजगारी शब्द हमारे यहाँ क्यों नहीं था, इसको जब हम गुरुकुल व्यवस्था समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कार्यहीन रह ही नहीं सकता था। हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसका पोषण होता था, उसके मस्तिष्क का, उसके शरीर का पोषण होता था। अभी हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मुक्त करने की व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें कि हम बंधन में बंधे। आपको शायद ये श्लोक याद भी हो, और हम लोग, हमारा तो ये ध्येय वाक्य होता है, मैं इसको सबके समक्ष रखूंगी। तत्कर्मण्य बंधाय सा विद्याया विमुक्ते आयासाया परम कर्म विद्या शिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है एवं विद्या हमें मुक्त करे। बाकी सभी कर्म व अन्य सभी विद्या। ये बात हमारे समाज में, हमारे गुरुकुल में, हमारी विद्या के बारे में कहा गया। विद्या हमें मुक्त करे। मुक्त का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। विद्या हमें आजीविका की चिंता से मुक्त करती थी। विद्या हमें इस प्रकार बना देती थी कि हमारे अंदर इतनी आत्मनिर्भरता होती थी कि हम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए ही अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से कर पाते थे। बाकी आज के समय में जब हम देखते हैं तो हमें प्रशिक्षण अधिक मिलता है, शिक्षण कम मिलता है। हमारे अंदर त्याग की भावना कम आती है और लोभ की भावना अधिक आती है। हम पैकेज के लिए पढ़ते हैं। हम कभी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने योगदान, अपनी अस्तित्व को ही नहीं पहचान पाते पूरी शिक्षा से। ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति अब इन सब में जुड़ना भी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम एक गुरुकुल व्यवस्था क्या है, इस पर एक छोटा सा मैंने सर्वे किया
आज सुबह ही सारे क्वेश्चंस डाले थे और कुछ मेरे पास 56 प्रत्युत्तर भी आए, और उन 56 प्रत्युत्तर का जो सार निकल रहा है, मैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़े सिंसियरली इसको दिया है। 56 प्रत्युत्तर में सबसे ज्यादा जो उत्तर आया वो आया एक प्राचीन गुरुकुल परंपरा। ये सब मतलब जैसे ही मैंने कहा गुरुकुल से आप क्या समझते हैं, तो एक आया एक प्राचीन गुरुकुल परंपरा, एक शिक्षण की बहुत अच्छी विधि, फिर उसमें आया कि जो ऐसी ऐसी शिक्षा जो हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, इस तरीके के मुझे उत्तर मिले। अब इन उत्तरों को अगर हम ध्यान से देखें तो 99% ये जो उत्तर हैं ये बिल्कुल सही थे, प्राचीन गुरुकुल परंपरा। किंतु इसमें 1% जो गलती है, वही 1% गलती ये है कि हम इसे प्राचीन गुरुकुल परंपरा तो मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसमें परिवर्तन की असीम क्षमता है। इतनी असीम क्षमता है इसमें परिवर्तन की कि ये जो नवीन परिवेश है उसमें भी ये बदलकर और ये सबसे ज्यादा सफल हो सकती है। और यही कारण है कि हम ये तो चाहते हैं कि गुरुकुल परंपरा होनी चाहिए, लेकिन जब हम स्वयं अपने लिए होनी चाहिए, इसमें हम हिचकते हैं। कारण ये है कि जैसे ही गुरुकुल का विचार आता है तो हम दूर जंगल में एक कुटिया जैसे घरों का विचार करते हैं, कुछ धोती एवं कुर्ते में शिखा से सुशोभित संस्कृत में संभाषण करते हुए छात्रों की कल्पना करते हैं, मात्र एक आचार्य या गुरु इन्हें संभाल रहे हैं ऐसा विचार करते हैं। और यहीं से हम अपनी गुरुकुल परंपरा से प्रेम तो करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसको अपनाने में हम झिझकना शुरू कर देते हैं। और यही बात है कि आज सबको जो अनुभव हो रहा है कि गुरुकुल परंपरा होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए नहीं, हम उसे अपनाने में झिझकते हैं। इस सिलसिले में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कनाडा से श्री विवेक राव जी को। उन्होंने बहुत अच्छे विचार, जब मैंने मांगे सभी से इनपुट्स, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा विचार बताया कि झिझकने का एक मूल रूप ये है कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षण पद्धति है उसको सर्टिफाई नहीं किया गया है सरकार द्वारा, और सरकार द्वारा सर्टिफाई ना होने की वजह से पेरेंट्स एकदम से उस पर अपना जो कहना चाहिए कि आगे नहीं बढ़ पाते कि हम अपने बच्चे को इसको दें। दूसरी जो कमी आई है वो ये है कि भविष्य में बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर सकेगा यदि वो गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये दो प्रश्न जो हैं ये हमारे बहुत रास्ते में आते हैं, और हम इनकी वजह से जो है गुरुकुल शिक्षण में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे दो उन्होंने कनाडा से जो आंसर्स भेजे, जो अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं और जिनको मालूम है कि संस्कार क्या होता है, क्योंकि विदेश में संस्कार की सबसे अधिक वैल्यू पता चलती है। जब हम वहां पर जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारे भारतवर्ष के संस्कार कितने अच्छे, वहां पर वो अगर वहां से भेजा उन्होंने। इसी प्रकार कुछ अच्छी चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुकुल एग्जैक्टली हमने जो कल्पना की है, एक गांव में कुटिया और कुटिया के अंदर कुछ संस्कृत बोलने वाले बच्चे, एक्चुअली वास्तव में ऐसे गुरुकुल होते नहीं हैं। गुरुकुल जो प्राचीनतम गुरुकुलों को भी जब हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तब हमें ये पता चलता है कि जो गुरुकुल होते थे उसमें गौशालाएं होती थी, इसके साथ साथ वहां पर कृषि कार्य होता था, इसके साथ साथ वो केवल वन में नहीं होते थे, वो वन के आसपास जो गांव होते थे उनसे वो जुड़े रहते थे। और वहां पर जो है जितनी भी गतिविधियां होती थी वो गतिविधियां वास्तव में प्रशिक्षण नहीं देती थी, प्रशिक्षण के साथ साथ वो आत्मज्ञान और शिक्षण देती थी। वो आत्मबोध कराती थी हर बच्चे को कि उसका सामाजिक दायित्व क्या है, और वो उसको शोध करने के लिए प्रेरित करती थी। मैं छोटी जिनसे छोटी छोटी जो गुरुकुल की गतिविधियां हैं वो उनकी चर्चा आपसे करती हूँ। आपको उससे एक अच्छा एक परिवेश प्राप्त होगा कि वहाँ का परिवेश कैसा होता था। जब हम गाय की सेवा कर रहे हैं, या हम कृषि कार्य कर रहे हैं, या हम वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, या फिर हम गुरुकुल के अन्य ऐसे कार्य जिसमें सफाई भी सम्मिलित है, जिसमें कुटिया बनाना भी सम्मिलित है, जिसमें सम्मिलित है विभिन्न कार्य जैसे पानी एकत्रित करना, पानी की व्यवस्था बनाना, भोजन की व्यवस्था बनाना, इतने सारे कार्य जहाँ पर सम्मिलित हैं,
वहां पर हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कोई ना कोई कार्य ले लेता था और अपनी रुचि के अनुसार उस कार्य को करते करते उसमें वो दक्ष होता था। आज आप होटल मैनेजमेंट जैसा बड़ा व्यवसाय जो है उसको एक पूरा कोर्स बना रहे हैं, लेकिन वही बच्चा अगर घर में खाना बनाता है या वही बच्चा यदि गुरुकुल में खाना बनाता है तो उसको आप बहुत स्वस्थ विचारों के रूप में नहीं लेती। आज जो है हमारे यहाँ पर कितने सारे रेडमी और कई तरीके के जो कंपनियां हैं और वो कंपनियां कितनी टेक्नोलॉजी निकाली, लेकिन यही बच्चे जब गुरुकुल में बैठकर कुछ अच्छे विचार करते हैं और जब शोध करते हैं तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, किंतु ऐसा होता था। इसमें एक बड़ा ही अच्छा जो परंपरा रही थी वो थी भिक्षा की। भिक्षाटन की जो परंपरा थी गांव अपने गुरुकुल में, वो वास्तव में भिक्षा मात्र ये नहीं था कि जा रहे हैं और अनाज या सीधा मांग रहे हैं। वास्तव में ये था कि बच्चे जो शिष्य जो है अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने कुछ घर चुन लेते थे और कम से कम सप्ताह में एक बार या प्रतिदिन 1 घंटे के लिए वो वहां जाया करते हैं। भिक्षा के बहाने जब वो वहां जा रहे हैं तो वो लोगों से जुड़ते थे और उन लोगों से जुड़कर वो उनकी जो उनके घरों में क्या चल रहा है उसको जानते थे। वहां की जो स्थानीय कला है, वहां की जो स्थानीय परंपराएं हैं, वहां की जो स्थानीय भाषा है उसको समझते थे। यदि घर में कोई बीमार है उनके यहाँ तो वो उसके लक्षण, बीमारी के समस्त लक्षण सुनते थे। इसके पश्चात वो घर जो था वो बदले में इस बच्चे की आवभगत करता था, गुरुकुल के लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देता था और जब ये बच्चा घर वापस आता है अपने गुरु को लक्षण बताता है तो ये गुरुजी बड़े ध्यान से उस लक्षण को सुनते थे या केवल बीमारी के लक्षण नहीं, किसी और समस्या के भी लक्षण जब वो गुरुजी सुनते थे तब वो अपने सारे शिष्यों के साथ बैठकर उस समस्या की चर्चा करते थे। अब यहाँ से रिसर्च का कार्य शुरू होता है, शोध का कार्य शुरू होता है। बच्चे अपने अपने तरीके, अपने अपने आइडिया बताते थे, अपनी अपनी बातें बताते थे और इस तरीके से उस समस्या का समाधान करके या तो औषधि की आवश्यकता है तो उस औषधि को कूट पीस करके आश्रम में तैयार करके उस जरूरतमंद ग्रामवासी को भेजा जाता था। और इस तरीके से एक तो शोध भी हुआ और गांव से जो सोशल कनेक्ट आज की डेट में बहुत बड़ा शब्द यूज हो रहा है, विदेशों में आप सुनेंगे सोशल कनेक्ट होना चाहिए बच्चे का, सोशल कनेक्ट कट रहा है, अगर सोशल कनेक्ट नहीं होता है तो दैट एजुकेशन इज नॉट मेंट एज गुड, ऐसा बोला जाने लगा है। क्या था सोशल कनेक्ट? यहाँ तो स्वतः ही गांव से जुड़े हुए थे बच्चे और ये बच्चे बड़े होकर जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है चले जाते हैं तब भी इनका सोशल कनेक्ट कभी टूटता नहीं है, क्योंकि यह मानव प्रवृत्ति है कि वो अपनी पुरानी यादों को बड़ा सहेजते हैं। तो जब परिवार में वो स्वयं अपने परिवार में एंटर करते हैं तो अपने बच्चों के साथ भी वहां जाते हैं कि देखो बेटा मैं यहाँ पढ़ता था, ये व्यक्ति यहाँ थे, हाल चाल जानते। तो ये है रियल सोशल कनेक्ट और ये है एलमनाई फीलिंग, जो हम पूर्व छात्र की जो फीलिंग होती है कि पूर्व छात्र कभी छोड़ के नहीं जाता था अपने गुरुकुल को। तो यहाँ पर शोध के लिए कितना अच्छा कार्य, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और कितना नेचुरल प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें। किसी भी तरीके की लाइब्रेरी, किसी भी तरीके की लैब, किसी भी तरीके की कोई चीज हमें प्रिपेयर नहीं करनी पड़ रही, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी थी वो थी हर बच्चा सुबह उठ के अपने रुचि के अनुसार अपने काम में जुट जाता था। गुरुजी को नहीं बोलना पड़ता कि आप खाना बनाने जाइए, आपको सब्जी काटनी है या आपको गौ पालन करना है। हर बच्चे को गायों से प्रेम होता है, थोड़ी खेती, थोड़ा गायों से प्रेम, थोड़ी साफ सफाई, थोड़ा सब कुछ करते हुए और उस करते में वो लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अभी नेप 2020 में बोला गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। और फॉरेन कंट्रीज में भी लर्निंग बाय डूइंग जैसे भारी भरकम वर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फन एंड लर्न, ऐसे ऐसे शब्दों से हजारों रुपए हमारे पेरेंट्स से लोग खींचते हैं। और वहां पर क्या था, बच्चे को जो पसंद आ रहा है वहां वो जाता है, उसको कोई सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। गुरुकुल में वो स्वतः ही सीखता है, अगर उसको लोगों से मिलकर सोशल कनेक्ट बनाकर और उनका सर्वे वर्क करके और उसको कुछ प्रेम करना है वो कर सकता है। यदि उसको गाय बड़ी पसंद है तो वो गाय से बात कर सकता है, गाय को प्रेम कर सकता है, गाय से संबंधित समस्त औषधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसके भोजन की, उसकी रुचि की, उसकी आदतों का अध्ययन करते हुए पूरी पुस्तक लिख सकता है।
यदि उसे फलों फलों में रुचि है तो वो फल उत्पादन सीख सकता है, वो अपने मन का वृक्ष लगा सकता है, उसको पाल पोस के बड़ा कर सकता है, उसकी आने वाली बीमारियों का अध्ययन कर सकता है, उन्हें बचाने के तरीके तलाश सकता है, हर चीज। जबकि जो अभी वर्तमान विद्यालय हैं, अगर उनमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहें तो बहुत ही बड़ी फॉर्मेलिटीज की जाती है, बस में बिठाला जाता है बच्चों को, बस में बिठाकर फिर वो किसी तालाब के किनारे ले जाते हैं, फिर देखो ये तालाब है और ये देखो ये पत्तियां हैं, बच्चा एक दिन तालाब और एक दिन पत्ती देख के लौट आता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जब उससे पूछा जाता है आज आपने क्या सीखा, तो वो मम्मी पापा को वाकई बहुत खुश होकर बताता है, आज हम लोग गए थे, हमने तालाब देखा, हमने पत्तियां देखी और पत्तियों में ऐसी ऐसी चीजें देखी। वो एक ऑब्जर्वेशन बताता है, वो बताता है कि उसने क्या देखा। लेकिन एक गुरुकुल का बच्चा हमें ये बताता है कि उसने देखने के बाद क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या समझा, और समझने के बाद उसने ऐसा क्या नया खोजा जो उसको आनंद की अनुभूति दे रहा था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि गुरुकुल की जो कल्पना है हमारी, क्योंकि उस कल्पना में ही हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है, इसीलिए जो पेरेंट एक्सेप्टेंस या जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें गुरुकुल का सही प्रारूप, सही रूप जो है वो प्रस्तुत करना होगा अपनी समाज को। मैंने एक बहुत छोटी सी झलकी आपको दी हुई है, बहुत छोटी झलकी है ये, कि भिक्षा, सिंपली एक भिक्षा का क्या असर है, और सिंपली हम अपने मन का कार्य करें तो उसका क्या फर्क पड़ता है एक बच्चे पे। गुरुकुल इससे, गुरुकुल की जो परंपरा है वो इससे भी बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे है, अगर उसको गहराई से हम समझे। मैंने तो 7 दिन रह के उस चीज को समझा, और तब से सतत, आज 5 साल हो गए, सतत मेरा प्रयास रहता है कि मैं गुरुकुल या तो मैं खोलूं, या कोई खोल रहा है तो उसको हेल्प करूं, या कम से कम समाज में इतनी संवेदना तो जगा दूं कि लोग इसमें सहायता करें। तो हम, मेरा बहुत प्रयास हमेशा रहता है। अब हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि गुरुकुल वास्तव में अच्छा क्यों होता है, और वर्तमान के स्कूल जो है आज आप देख रहे हैं कि बंद पड़े हैं, और एक बहुत बड़ा जो चल रही है, विवाद चल रहा है कि जब हमारे बच्चों को आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो हम फीस किस प्रकार की दें। फिर चलिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अब स्कूलों को शिकायत है कि आपका बच्चा स्क्रीन के सामने बैठ ही नहीं रहा है, तो वो समझेगा कैसे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है कि इतना स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है तो बच्चा करेगा कैसे। इन सारे जो उत्तर, इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गुरुकुल व्यवस्था बहुत आसानी से हमें देता है। मैं आपको उसके ही बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगी। आदरणीय विनय महाराज जी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि मैं टॉपिक से थोड़ा हटूं तो आप मुझे एक वो थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारी जो गुरुकुल की एक बहुत बड़ी आवश्यकता अभी चल रही है वो ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिस पर बहुत आक्षेप लगातार चलते रहते हैं, कभी अंधविश्वासों के घेरे में हमें धकेला जाता है, कभी हमें प्राचीन परंपरा कह के बोला जाता है। हम नित नवीन चिर नवीन नित प्राचीन है। हम लगातार जो है, कितने भी पुराने रहे, हमारी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन हमारे जो वृक्ष है, हमारी संस्कृति का जो वृक्ष है, उसमें हमेशा नई पत्तियां आती हैं, और हमारा सामर्थ्य है कि हम युगानुकूल अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें इस चीज की कहना चाहिए कि हमें परमिशन है कि हम नया भी कर सकते हैं, लेकिन पुराने को छोड़े बगैर। हम में ही ये असीम क्षमता है। तो सबसे पहले तो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने गुरुकुल परंपरा को वापस शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज, भारत का सशक्तिकरण करने के लिए भी, क्योंकि जब तक हमारे जो युवा छात्र हैं, हमारे बच्चे जब तक समाज से नहीं जुड़ेंगे और जब तक समाज के बारे में वो विचार नहीं करेंगे, तब तक हम जो है आर्मी, अगर आप मान के चलें कि आर्मी से या हम किसी भी अच्छे शासन से अपने देश को बचा सकते हैं, तो हम ये बात बिल्कुल भूल जाएं, हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमारा शासन तंत्र बहुत बढ़िया है, ऐसा और हम बहुत सुरक्षित हैं, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप याद करें तो रशिया, जिसकी सबसे बढ़िया आर्मी थी, यूएसएसआर, सबसे बढ़िया आर्मी और सबसे अच्छे लोग और सब कुछ था, वो अचानक इतने टुकड़ों में बटा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें उस चीज का अध्ययन करना चाहिए कि हम क्यों, यूएसएसआर क्यों इतने टुकड़ों में टूट गया।
इस चीज को स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हर बार हम सरकार को या हर बार हम आर्मी को अपनी सुरक्षा नहीं दे सकते। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें सशक्त होना है। सशक्त हम तभी होंगे जब हमारे देश का एक एक सिटीजन जो है, हमारे देश का एक एक व्यक्ति जब देश के बारे में सोचेगा और जब देश के लिए खड़ा। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है अब गुरुकुल व्यवस्था की, नहीं तो ये 10 सालों में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, उसको व्हाट्सएप, उसको फिल्मों के जरिए बहुत तोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज जो है, हमारा जो सुसुप्त विज्ञान है, हमें उसका पुनर्जीवन करना है। सुसुप्त विज्ञान में क्यों बोल रही हूँ, हमारे पास हर तरीके की रिसर्च की हुई पड़ी थी बिना किसी लैब के। पूरा का पूरा आयुर्वेद लिखा गया है, एक भी मेंढक को काटे बगैर, एक भी खरगोश को काटे बगैर। आज हमारे बायोलॉजी 11th 12th बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हम ना जाने कितने मेंढक, कितने चूहे और कितने खरगोश काटते थे। वो एक समय था हमारे यहाँ पर जब बड़ी बेरहमी से बच्चे जो है उनसे कटवाए जाते थे। लेकिन यदि आप संपूर्ण आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी के भी प्राण लिए बगैर, किसी की भी बलि लिए बगैर इतना बड़ा विज्ञान लिखा गया और इतना बड़ा जो शोध कार्य किया गया। तो ये चीज जो है हमें समझना भी है और हमें इसे एक्सेप्ट भी करना शुरू करना है। दूसरी चीज है, इसमें जो भारतवर्ष का हर बच्चा, जब हम गुरुकुल व्यवस्था करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि भारतवर्ष का हर बच्चा उसके शिक्षित होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आज बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी आज ये अच्छा लगता है कि इससे तो अच्छा हम पापा के खेत पे काम कर रहे हैं। जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं उसको उनका मन नहीं लगता, वो अपने पिताजी के खेत पे जाकर या अपने पिताजी के कार्य को करने में ज्यादा आनंद उठाते हैं। वो आनंद उठाते हैं और वो उनके पिता की जरूरत भी होती है। इन दोनों के चलते एनरोलमेंट तो स्कूल में हो रहा है लेकिन अटेंडेंस स्कूल में नहीं मिल रही। अगर हम गुरुकुल खोलते हैं तो हमारे गुरुकुल में सभी को शिक्षा भी प्राप्त होगी और स्थानीय कलाओं का भी संवर्धन होगा। अब गुरुकुल जो है, उस गुरुकुल के बारे में जो भी हमारी बात थी, विचार थी, वो मैंने आपके सामने रखे। ये क्यों आवश्यक है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब ये स्वयं पोषित है और ये सतत अपना कार्य कर सकते हैं। आप अगर इस बात पे ध्यान दें कि कृषि कार्य वहाँ हो रहा है, सब्जियां वहाँ उग रही हैं, अनाज वहाँ उग रहा है। एक गुरुकुल की ही बात कर रही हूँ मैं, गौपालन वहाँ हो रहा है और इसके साथ साथ जो है बच्चा शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है और इन सब कार्यों को वो स्वयं कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों को स्वयं करते हुए वो गांव से भी जुड़ रहा है। तो रिपीट हो रही है आवाज। तो दीदी आपके यहाँ से ही देखिए एक, हाँ मेरे यहाँ सब ऑफ है, हमने चालू किया है, मैं चेक करती हूँ। या तो आपके आसपास में किसी ने चालू किया हुआ है। हाँ, ये एक मिनट देखना, कोई है तो नहीं आसपास, सिस्टम चालू तो नहीं है। तो इस तरीके से जो गुरुकुल की व्यवस्था है उसको बाहर से ना तो संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, ना ही आर्थिक कोई सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। वो अपने गुरुकुल में ही इस तरीके का सिस्टम तैयार कर लेते हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, स्वयं संवर्धी होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमें एक जमीन की ही सिर्फ आवश्यकता होती है और जमीन पे हम अपनी कुटिया वगैरह की व्यवस्था अगर वो भी गांव सहयोग कर देता है, हम इसको खोल सकते हैं। इसके साथ जो है, जहां पर हमारे जो मेन स्कूल हैं अगर हम उन पे ध्यान दें तो बस का खर्चा है, वहां पर लैब का खर्चा है, लाइब्रेरी का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। इसके साथ साथ हमें मैन पावर लगता है चीजों को पूरा ठीक ठाक रखने के लिए। यदि एक हमारे यहाँ स्वीपर एक दिन ना आए तो हमारे स्कूल की हालत इधर से उधर हो जाती है। लेकिन इन सब सारी चीजों को गुरुकुल में कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती, सभी चीजें बच्चे स्वयं मैनेज करते हैं। वो सारा मैनेजमेंट बचपन से सीख लेते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट क्या है, विद्यालय का या गुरुकुल का मैनेजमेंट क्या है, किस प्रकार हमें सफाई का ध्यान रखना है, किस प्रकार हमें समय पर भोजन का ध्यान रखना है, किस प्रकार हमें समय पर
जो है वृक्षों को पानी देना है, गौ की सेवा करनी है, ये सारा मैनेजमेंट वो लोग बचपन से स्वयं सीखते चलते हैं और वो स्वयं करते हैं। तो इसके बाद जब वो वापस अपने घर लौटते हैं तो उन्हें आवश्यकता नहीं होती है कि वो यहाँ वहाँ तलाशें कि कोई एक गिलास पानी दे। कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि वो सारी चीजों को अपना समझते हैं और अपना समझते हुए उनका अपने तरीके से देखभाल करते हैं, चीजों को अननोइंगली तोड़ते नहीं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो दीवार पर लिखने का आनंद उठाते हैं, जो फैन के जो पंखे हैं उसको मोड़ने का आनंद उठाते हैं, जो स्विच बोर्ड को यूं ही जोर से घुसा मार देते हैं कि देखें इसमें क्या होता है। तो इस तरीके की जो चीजें ये हमें स्कूलों में तो देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हमें नॉर्मली अपने गुरुकुलों में इस तरीके का नुकसान करते हुए व्यक्ति नहीं मिलते हैं। ये चीज जो है हमारे कॉस्ट को बहुत सही और बहुत पॉजिटिव ट्रेंड पे रखती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगी कि हम बाकी सारे स्कूलों में हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बहुत सेटअप्स बनाने होते हैं और जो हमारा आउटकम होता है वो हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई सेटअप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य को देखते हुए, उसी के समान आचार करते हुए ये बच्चे स्वयं सीखते चलते हैं चीजों को और अपने मन की चीज का आनंद उठाते हैं। ऐसे बहुत सारी ट्रिप्स होती हैं जिसमें बच्चों का, अब अगर आप उन बच्चों को ले गए साइंस में, भोपाल में ही एक बहुत अच्छा रीजनल साइंस सेंटर है, हम लोग लेके जाते थे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत बस में बिठाया, बच्चे लेके। लेकिन वो बच्चे जब वहां जाते थे तो उसमें से सभी बच्चों को आनंद नहीं आता था। कुछ बच्चे झूले पे चिपक जाते थे तो वो सुबह से शाम तक उस झूले में ही खेलते रहते थे, वो नहीं आते थे। लेकिन जो बाकी जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता था वो एक एक एक्सपेरिमेंट समझते थे, वहां डेमोन्स्ट्रेटर से सुनते थे, बातचीत करते थे। तो ये फर्क जो आप समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जो रीजनल साइंस सेंटर लेके गए उसमें से आधे बच्चे जो झूले पे चिपके हुए थे वो तो घर अपने स्कूल में भी झूले का आनंद उठा सकते थे, तो उनका तो समय खराब हुआ वहां जाकर। लेकिन गुरुकुल में किसी का समय खराब नहीं होता। गुरुकुल में हमेशा बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ आनंद उठाते रहते हैं। ऐसे ही एक मैंने प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न का उत्तर था कि आपको गुरुकुल में क्या अच्छा लगता है। तो एक नवी की छात्रा है, एल्वीना नाम है उसका, उसने बताया कि मुझे सबसे अच्छी चीज गुरुकुल में ये लगती है कि वहां पर आयु के हिसाब से क्लासेस डिसाइड नहीं होती, वहां रुचि के हिसाब से। और दूसरी बात मानसिक आयु, मेंटल, अगर मेंटली आप स्ट्रांग हैं, आपने इतना अध्ययन कर लिया है तो उसके आगे का अध्ययन के हिसाब से आपकी क्लास डिसाइड होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक सही बात है कि किसी भी बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है उसको रोका नहीं जाता। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख लेते हैं किसी कक्षा में, लेकिन उन्हें अगली कक्षा में एक वर्ष के बाद ही भेजा जाता है। जबकि गुरुकुल में यदि उसने वो चीज सीख ली है, वो अध्ययन कर लिया है, तो उसे अगले अध्ययन का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इससे क्या होता है, हम अब बाद में जाके इनोवेशन, अभी आजकल नेप 2020 में भी और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बच्चा इनोवेटिव हो। वो इनोवेटिव कब होगा, जब आप उसको एक कक्षा में रोक के एक वर्ष तक रखे हुए हो और आप ये कह रहे हो अगली में आप तभी जाओगे जब आप परीक्षा पास करोगे। वो कह रहा है मुझसे आज ले लो परीक्षा, मुझे जाने दो, आप नहीं जाने दे रहे हो, तो उसके इनोवेशन बाधित होते हैं। जबकि गुरुकुल में इस तरीके के नवाचार कहीं बाधित नहीं होते। बच्चे ने एक जगह सीखा और वो उसके आगे पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद है इट गिव्स अ चाइल्ड एन एंटायर वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। सबसे बड़ी चीज, हम जो अपनी नॉर्मल कक्षाओं में या नॉर्मल स्कूलों में करते हैं, सबको समान शिक्षा, ये कुछ एक अजीब सा शब्द है, सबको समान शिक्षा मतलब कि हर बच्चे को हमें उतना वर्ब पढ़ाना ही है, उतना ग्रामर समझाना ही है, उतने साइंस के फैक्ट बताने ही है, जबकि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि वो बच्चा लैंग्वेज में या भाषा में अधिक रुचि रखता है तो उसे उतने विज्ञान को समझने का उसको रुचि नहीं है, तो भी हमें उसको पढ़ाते हैं। हम 10वीं कक्षा तक उसको पूरा एक जैसा देते हैं। जबकि गुरुकुल में एक जैसा तो मिलता है, वो चाहे तो अपनी इच्छा से बैठ सकता है, लेकिन वो अपने अनुभव के लिए उसे एक बहुत बड़ा आसमान मिलता है। और उस अनुभव के आधार पे उसके अंदर शोध की प्रवृत्ति, उसके अंदर
जो संरचनात्मकता की जो अध्ययन है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, और इसके साथ साथ उसके अंदर नवाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो समाज के लिए कुछ करता है। दूसरी चीज, हमारी जो शिक्षा है उससे जब वो बढ़ते हैं तो हम पेटेंटिंग सिखाते हैं बच्चे को, और अपने जो IPR सिखाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम उनको देते हैं। तो वो बच्चा जब शोध करता है विदेशों में भी या कहीं भी, जब वो शोध करता है तो वो शोध क्यों करता है? मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मुझे बुकर्स प्राइज मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, कोई भी कार्य वो करता है तो वो प्राइज के लिए करता है। जबकि हमारे यहाँ जो भिक्षाटन की जो एक परंपरा है, उसमें जब वो बच्चा गांव जाता है, गांव से लौटता है और जब चीजें सीखता है, उस पर विचार करता है, तब वो समाज के कल्याण के लिए समस्या का समाधान करता है। वो आत्म कल्याण या आत्म सम्मान के लिए नहीं करता, वो समाज के कल्याण के लिए करता है। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी रिसर्च होती है उसमें उसका जो भाव होता है वो बहुत निस्वार्थ होता है। हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने जो हमारे गुरु महाराज ने जो निकाला है, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए इतना कुछ किया। उनके मन में प्रश्न आया, उन्होंने स्वयं को जानना चाहा, समाज के कल्याण के लिए निकले और उन्होंने इतने बड़े 2 धर्मों का जन्म दिया। लेकिन उन्होंने कहीं भी पेटेंटिंग या नोबेल प्राइज के लिए कार्य नहीं किया। आज भी हमारे यहाँ बहुत लोग कार्य करते हैं, वो पेटेंट या नोबेल प्राइज के लिए नहीं करते, वो कार्य करते हैं समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि ये जो भिक्षाटन की प्रवृत्ति है ये हमें यही सिखाती है। इसके बाद एक और चीज जो थी वो है, हमको जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है वो सेल्फ डिपेंडेंसी का। सेल्फ डिपेंडेंसी अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं, हमें एक चीज, हम जो जब गुरुकुल में बच्चा रहता है तो वो 2-3 चीजें बहुत अच्छी सीखता है। पहली वो ये सीखता है कि कोई भी समस्या है उसका समाधान ये करना है, कि कोई भी समस्या का समाधान मुझे इसलिए करना है क्योंकि समाज में ये चुनौती आई है या समाज में मुझे इस तरीके का परिवर्तन करना है। दूसरी चीज जो वो समझता है वो ये समझता है, ये इनका किसी का माइक चालू हो गया है, बंद कीजिए, कृपया म्यूट करवाए सभी के। हाँ, आपके घर की सारी चर्चाएं यहाँ आ जाएंगी तो सब लोग समझ जाएंगे क्या क्या चलता है आपके यहाँ। चलिए दीदी। दूसरी चीज जो है जो हम समझते हैं वो है जो बच्चे जो हैं उन्हें मिलजुल कर कार्य करना। वो ये जानते हैं कि समूह में कार्य करने का क्या महत्व है। इसीलिए जो हमारे परिवार आज टूट रहे हैं या परिवारों में सभी लोग जब अपना धनार्जन करने लगते तो वो सोचते हैं मैं अपने छोटे से परिवार को पाल लूं। ये चीज उनमें नहीं आती। उन्हें पता है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो संगठन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जब वो गुरुकुल में रहते हैं तो कोई एक अकेला पूरे गौओं का पालन नहीं कर पाता। कोई एक बच्चा जो है सिर्फ पूरे गुरुकुल की सफाई अकेले नहीं संभाल पाता। उसे मालूम है कि हम मिलजुल के कार्य करते हैं। तो ये जो संगठन की जो व्यवस्था है ये भी बच्चा बहुत समझता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं चाहती तो हूँ कि मैं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक को यहीं पर विराम देना चाहिए। हम चर्चाएं और आगे बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ एक पॉइंट जो है वो मैं इसका बोलकर आगे दूसरे टॉपिक पे आऊंगी, दूसरे भाग पर। वो ये है कुछ शस्त्र विद्या और संगीत कला, चित्रकला आदि इनको भी समाहित किया जा सकता है क्या? इसमें भैया 64 कलाएं हैं और कई विद्याएं हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये वास्तव में ये सभी आजीविका के साधन होते हैं। आज हम जब हजारों रुपए देते हैं बच्चे को डांस सिखाने के लिए, आज हजारों रुपए देते हैं बच्चे को वाद्य यंत्र सिखाने के लिए, या हजारों रुपए हम स्विमिंग में सिखाने के लिए, ये सारी चीजें बच्चों को गुरुकुल में स्वतः मिलती हैं और हर बच्चा अपनी रुचि के अनुसार करता है। जिसको वाद्य यंत्र में रुचि है वो वाद्य यंत्र सीखता है। जिसको आजकल नैतिक शिक्षा का अभाव है बिल्कुल। ये अलग से नहीं गुरुकुल में रहती है। इसके बाद मैं इसको जो एक पॉइंट सबसे पहली बात स्थानीय कला, स्थानीय भाषा, का संरक्षण हर बच्चा
जो है गांव से जुड़कर समझता है। अगर किसी बच्चे को लोहार का कार्य पसंद है तो वो लोहार के घर बार बार जाएगा, उनसे मिलेगा, उनके पास बैठेगा, उनकी उस कला को सीखेगा। किसी को अगर खाना बनाने का बहुत शौक है और उस गांव में कोई महिला बड़ा अच्छा खाना बनाती है, पापड़ बनाती है, वो बच्चा वहां जाएगा, वहां सीखेगा, उसकी कार्य में सहायता करेगा। किसी बच्चे को यदि जूते बनाने का बहुत शौक है तो वो उस गांव के चर्मकार के पास जाएगा, वहां बैठेगा, समझेगा और भविष्य में उसको अपनी आजीविका बनाएगा। तो इस तरीके से स्थानीय कला, स्थानीय कल्चर, इन सब चीजों का बहुत ही अधिक पोषण हो सकता है, संवर्धन हो सकता है। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक पे आऊंगी कि हम कर क्या सकते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो मैं थोड़ा सा बहुत फास्ट इस टॉपिक को ले जाऊंगी। मेरे पास कितना समय थोड़ा सा मुझे मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी चलने दीजिए, सभी को बहुत आनंद आ रहा है, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। जी जी। तो ये जो है हम कर क्या सकते हैं। अब हम जब सब यहाँ एकत्रित हैं तो इस बैठक को बैठक मत रहने दीजिएगा। यहाँ से जब हम उठे तो हम अपने अपने मन का एक दायित्व जरूर चुनें। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पर हम योगदान दे सकते हैं। उन योगदानों के लिए मेरा थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है। मनोज जी जब हमारे बीच में आए थे उस समय तो उन्होंने एक विषय रखा था कि देखिए सिर्फ हम गुरुकुल खोलना है ऐसा विचार करके खोलना चाहेंगे तो शायद नहीं खुलेगा, हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर बनाने का अर्थ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि हमको संघर्ष करना पड़ेगा और हल्ला मचाना पड़ेगा। प्रेशर बनाना, क्योंकि देखिए जब हवा का जब प्रेशर होता है तभी कोई चीज ऊपर उठती है, हमें ये हम समझते हैं। या अगर हमें कहीं पर पानी पहुंचाना है तो हम जब तक पंप से प्रेशर नहीं बनाते हैं तब तक वो पानी ऊपर नहीं चढ़ता है। तो किसी भी कार्य को अगर ऊर्ध्व गति देनी है, ऊपर पहुंचाना है तो हमें उसके लिए प्रेशर बनाना होगा। अब हम प्रेशर किस प्रकार समाज में बनाएं, उसके लिए हमें छोटी छोटी अपनी सभी को अपनी गतिविधियां आरंभ करनी चाहिए। पहली चीज तो हम सबसे पहले सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यदि आपने ध्यान दिया होगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनोवेशन की बात करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सोशल कनेक्ट की बात करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी कई बातें करती है और ये सारी बातें विदेशों में भी हो रही हैं। और जब हमने आज गुरुकुल के अनुभव जब देखे तो हमने समझा कि ये सारी चीजें स्वतः ही गुरुकुल में उपलब्ध हैं। हमें अलग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, किंतु यदि किसी स्कूल को करनी है तो उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। इसलिए जो छोटे छोटे कार्य हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, मेरा सबसे पहले निवेदन होगा कि हम जानते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, तो राजा के अनुसार ही उसकी प्रजा होती है। और मुझे मालूम है आज मैंने बहुत सारे स्कूल के संचालकों को निवेदन करके यहाँ बुलाया है, तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा कहना चाहिए कि निवेदन ही है कि वो क्या क्या चीजें अपने स्कूलों में परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ ये होगा कि वो इस तरीके का प्रशिक्षण अपने टीचर्स को दिलवाएं जिसमें कि वो भारत केंद्रित सोच हो, संस्कृति केंद्रित सोच हो और समाज केंद्रित सोच हो। क्योंकि आज हम जब अपने आप को विश्व स्तर पे देख रहे हैं तो लगातार हम विश्व स्तर पे अपना अच्छा स्थान तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हम मीडिया पे ध्यान दें, यदि हम और बहुत सारी चीजों पे ध्यान दें तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा भारतवर्ष में इसलिए लगाया हुआ है कि आगे ना बढ़े। तो ऐसी स्थिति में हमारे शिक्षक यदि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स यदि एक छोटा सा शिक्षक प्रशिक्षण रखकर हमारे टीचर्स को इस तरीके से बना दें कि वो अपने शिष्यों को बढ़िया भारत केंद्रित करते रहें, तो हमारी अगली जनरेशन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। नहीं तो ये बड़ी परेशानियां हैं। बच्चों, आज के युवा बच्चे जो हैं न जाने कितने वीडियो गेम्स और न जाने कितनी बेकार के एप्स में उलझे हुए हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो ये करें कि जो एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते या 15 दिन का एक गुरुकुलीय अनुभव, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, स्कूल संचालकों के पास बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो ऐसा भी करें वो कि कुछ 15 दिन का कैंप या एक दिन का कैंप या एक हफ्ते का कैंप ऐसा ऑर्गेनाइज करें जिसमें गुरुकुल व्यवस्था की तरह हम रहकर देखें। हाँ, वहीं पे बच्चे खाना बना रहे हैं, वहीं पर वो रह रहे हैं,
वहीं पर वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऐसा गुरुकुल प्रशिक्षण बच्चों को भी दें, पेरेंट्स को भी दें। भले उसका कुछ चार्ज करें, आप जैसा भी करना है आपको, लेकिन आपको एक गुरुकुलीय अनुभव आप समाज को देना शुरू करें। और ये स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और एक अच्छी व्यवस्था भी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में और पेरेंट्स में जो झिझक है कि हमारा बच्चा कहीं जाकर किस प्रकार कार्य करेगा, कैसे रहेगा, वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, ये सारी चीजों की जो झिझक है वो 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन के उसमें कम होगी। प्लस हम समझ सकेंगे कि हम जो है गुरुकुल के उद्देश्य या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पेरेंट्स का जो वो है, पेरेंट्स का सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है। अगर ये लोग, अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्स को बुलाता है और पेरेंट्स को गुरुकुल व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा, जैसे बच्चों को रखा और समझाया, पेरेंट्स को भी रखा और समझाया, तो ये जो सोशल कनेक्ट पेरेंट्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर का है वो बनेगा। अब कैसे हम इस चीज को दें, अभी तो वर्तमान में हम ई माध्यम से दे सकते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा प्रयास किया, मैं उसका जरूर आप लोगों को चर्चा करूंगी। कोरोना के बाद हम सबने महसूस किया कि हम कुछ ज्यादा ही सोने लगे हैं और आलस आ रहा है, कोई काम में मन नहीं है। तो जो 2 बजे सुबह उठती हो महिला, या 4 बजे, बहुत हद लेट हुई है तो वो 4 बजे उठती हो, और वो 7 बजे तक सोने के बाद भी आनंद का अनुभव नहीं करे कि हाँ उसने आज नींद पूरी की है, तो कुछ गड़बड़ थी। अब इसको मैं अपने अकेले तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकती, तो इसको मैंने कैसे किया, कुछ बच्चे जो अर्ली राइजर्स थे, जो जल्दी उठना चाहते थे, उनको मैंने फोन लगाया अपने स्टूडेंट्स को और कहा अपन सुबह कुछ संस्कार की बातें करेंगे। करते करते 2 बच्चों से शुरू हुआ था जो मेरे खुद के थे, उन 2 बच्चों से शुरू हुआ, फिर उनके मित्रों से शुरू हुआ, फिर मेरे 1-2 स्टूडेंट से, आज 10 बच्चे ऐसे हैं कि मैं लिंक भेजती हूँ और फटाफट फटाफट एंट्री हो जाती है। और वो 10 बच्चे नियमित रूप से, हमने 6:30 बजे, क्योंकि मैं 7 बजे उठ रही थी, तो मैं 6:30 बजे मैंने बोला कि आधा घंटे पहले उठने का प्रयास करूंगी, क्योंकि लिंक नहीं टूटनी चाहिए। हमने 1 महीने का ये चुनौती ली थी, तो 1 महीने की चुनौती को हमने 6:30 बजे, लेकिन बच्चों ने कहा मैडम 6:30 लेट हो जाता है, एक बार कोशिश करें 6 बजे उठने की। और बच्चों ने, मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा टूट सकता है अब प्रॉमिस, तो बोले नहीं मैडम टूटने नहीं देंगे आपको, हम फोन कर करके जगा लेंगे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। और आज की डेट में हम 6 से 7 नियमित संस्कार करते हैं। तो इस संस्कार की कक्षा रख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उसमें हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिजिक्स, मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, तो मैं फ्री में उनको फिजिक्स भी पढ़ा रही हूँ, और साथ में हम कुछ ना कुछ एक मंत्र रोज सीखते हैं, उस मंत्र का अर्थ सीखते हैं, और बस इतना काम। इतने से ही मैं देखती हूँ कि कितना अच्छा परिवर्तन मुझे भी अनुभव हो रहा है। और उनके पेरेंट्स, बहुत बार ऐसा हुआ कि कैमरा थोड़ा घूम गया तो मैंने देखा उनके पेरेंट्स भी बगल में बैठे और वो भी चुपचाप सुन रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैंने देख लिया आपके पेरेंट्स, और मैं चुप रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुबह सुबह 6 बजे पेरेंट्स भी आके 2 मिनट बैठ रहे हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं बच्चे, सुन रहे हैं। ये इस तरीके के प्रयास मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के लिए हमें बहुत जागरूकता लानी पड़ेगी। छोटी सी चीज जो हम शिक्षक हैं, मैंने अक्सर देखा कि जब हम कोई परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो हम चाणक्य को तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ चाणक्य जो थे एक शिक्षक थे और उन्होंने समाज में इतना परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब हम स्वयं पर आते तो हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ है, करिकुलम ही इस तरीके का फ्रेम्ड है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ करने नहीं देता है, अरे वो तो गवर्नमेंट की कोई रूल्स ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम टीचर्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर पता हो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिन कॉलम्स को एक टीचर भरपूर मात्रा में भारत केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोग में ला सकती है। मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, आपके ऐसे के टॉपिक ही आप इस तरीके के रखिए, आप लेटर राइटिंग के लिए समस्या ही कोई समाज केंद्रित रखिए, आप अनसीन पैसेज जब दे रहे हैं, अगर वो लिटरेचर का है तो आप महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति का अनसीन पैसेज लीजिए, यदि आप विज्ञान के हैं तो आप सीवी रमन के प्रयासों और उनका लीजिए, विज्ञान में यदि आप गणित के हैं तो आप बताइए उन्हें कि लॉगरिथम भारत से मिला था। आप उन्हें बता सकते हैं कि ईमेल जो है हमारे भारत के 16 वर्ष के एक बच्चे का योगदान है। तो ये सारी चीजें हम अपने पढ़ाने के दौरान भी बता सकते हैं, और जब अनसीन पैसेजेस हुए, अनसीन पोयम हुई, इन सब में भी हम अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं।
दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि हम टीचर्स हैं और हम सिलेबस कंप्लीट करने के ही सिर्फ प्रयास में रहते हैं और बुक्स में कंटेंट अच्छा नहीं है इसकी शिकायत करते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि हर टीचर को कम से कम थोड़ा बहुत लिटरेचर, शैक्षणिक जो लिटरेचर है वो लिखना चाहिए और उनको थोड़ा बहुत अपना जो लेखन है वो कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जब आवश्यकता पड़े तब हम इसे बुक्स में या कहीं भी इसको सम्मिलित करवाने के लिए रखें। अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो हम अच्छा कंटेंट अगर लिख भी नहीं रहे हैं, हमारे पास है भी नहीं, तो जो कंटेंट है उसकी बुराई ना करें, क्योंकि हमें अधिकार नहीं होता है। हम सिर्फ इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ना बंद करें कि किताबों में तो कुछ दिया ही नहीं। किताबों में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एज ए टीचर हमने कोई कंट्रीब्यूशन उसके लिए किया नहीं है। हम अच्छे चैप्टर्स लिखें, हम अच्छे कंटेंट बनाएं और उस कंटेंट को किस प्रकार से उस बुक में शामिल हो सके उसके लिए हम प्रयास शुरू करें। दूसरी चीज है कि क्लासरूम एक्टिविटीज हम कुछ इस टाइप की रखें जो अभी जैसे इस समय तो हम ई लर्निंग पे आ गए, तो भी हमारी क्लासरूम एक्टिविटीज ऐसी हो जिसमें हम बच्चे से कहें कि जब तुम ये एक्टिविटी कर रहे हो तो इस एक्टिविटी से तुम्हारी समाज, तुम्हारे अभिभावक, तुम्हारे देश या तुम्हारे स्वयं के लिए क्या लाभ होगा इस एक्टिविटी से, ये कम से कम इससे आप अंत करिए। अपनी पूरी एक्टिविटी को करने के बाद जब आप नीचे लिखें तो आप जरूर लिखिए कि मेरी इस गतिविधि से क्या लाभ होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह कुछ इस टाइप के हमें देने चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनके अंदर सोच बढ़े कि इससे क्या लाभ होगा, समाज में क्या परिवर्तन आएगा। नहीं तो क्या है, बच्चे उठाते हैं लैपटॉप खोला और नेट से देखा, उस चीजों को कॉपी किया और उसको डाल दिया। ऐसा ना करें, छोटी छोटी गतिविधियां, हम भी थोड़े क्रिएटिव हो जाए। इसके बाद एक चीज जो थी वो थी कि बच्चों को हम टीचर्स जो है वो भारतवर्ष का जो गौरव है उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद चखाते हैं। अब हमारे चैप्टर्स में अकबर है और एक बहुत बड़ा एक विवाद चल रहा है कि सिर्फ 400 वर्ष मुगल काल था और उसको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं और इतने स्वर्णिम इतिहास को हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वो तो जब चेंज होगा तो होगा, लेकिन जब हम अकबर को पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना महाराणा प्रताप की भी बातें बता दे कि वो किस प्रकार से अपने से भी दुगने व्यक्ति को बीच से चीर के दो में कर देते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने किले बनाए, किस तरीके से उन्होंने युद्ध किया। क्यों नहीं हम किरण देवी की वो सत्य घटना बता दें जिसमें अकबर को उसने गले पे कटार लगा के और मीना बाजार बंद करवा दिया था। जब हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में जब हम लाइट या यूनिवर्स पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम उनको ये भी बता देते हैं कि हमारे सुंदरकांड में बहुत पहले ही डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कैलकुलेट कर चुके थे हम लोग। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम स्वयं भी पढ़ते रहें और अपने बच्चों को ये बताते रहें। जब हम ये सारी चीजें बताएंगे तो गुरुकुल की तरफ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद जो हम लोग जैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए हम बच्चों को बता सकते हैं कि चाणक्य जो कि कौटिल्य नाम से भी जाने जाते हैं, उनका अर्थशास्त्र विदेशों की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। और इकोनॉमिक्स बच्चों आप यहाँ तो जो पढ़ रहे हो पढ़ो, बट डू एक्सप्लोर इट इन ऑन नेट ऑल्सो कि कौटिल्य का क्या योगदान था इकोनॉमिक्स में। हमारा प्रोजेक्ट वर्क इसी तरीके का हो जाए तो इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों को भारत के बारे में जानने की रुचि बढ़ेगी। मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताती हूँ, बाकी जो बच्चे आजकल के ऐसे हैं, मैं भी इसी प्रकार की क्लास 12 तक थी। क्लास 12 तक मुझे भी भारत जो था वो एक गरीब देश लगता था। भारत एक मतलब ऐसा लगता था जिसे प्यार तो है लेकिन बेचारा भारत, विदेशों में सब कुछ बहुत अच्छा है, ये मेरी भी सोच थी। लेकिन एक बहुत छोटी सी पुस्तक थी जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज, कक्षा बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने उसको पढ़ा और उसमें जब मैंने सारी चीजें पढ़ी, सुश्रुत संहिता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जैन दर्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बौद्ध दर्शन के बारे में जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा, और फिर जब मैंने इन सब चीजों को पढ़ते हुए ये एक लाइन पढ़ी कि सुश्रुत ने जो 30 या कुछ 29-30 जो टूल्स दिए हैं ऑपरेशन के, वो बेसिक टूल्स आज भी उनसे एक भी संख्या कोई नहीं बढ़ा पाया। वो इतने बेसिक टूल्स हैं और उन्हीं टूल्स से ये लोग नए टूल्स बना रहे हैं, लेकिन एक भी बेसिक टूल आज तक सर्जरी का इतिहास हमें दे नहीं पाया जितने टूल्स सुश्रुत संहिता में बताए गए।
ये चीज पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने सुश्रुत संहिता को खोजना शुरू किया। उसको खोजते खोजते मुझे भारत की बहुत चीजें पता चली और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ गलत चीज है जो मुझे सही करनी है। और उसको ढूंढते ढूंढते आप सोचिए 1992 में मैंने ढूंढना शुरू किया और 2015 में जाकर मैं शिक्षण मंडल से जुड़ी। तब तक की मेरी जो प्यास थी, मैं एक हिरण की तरह भाग रही थी रेगिस्तान में कि ये भारत मेरा है कैसा, इसको जानना चाहती हूँ मैं। और 2015 में जब भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ी और जब मैंने अपने भारत की कई चीजें समझी, जब मुझे शिक्षण मंडल ने गुरुकुल के लिए भेजा कि आप प्रशिक्षण लीजिए, एक आचार्य वर्ग प्रशिक्षण लीजिए, और जब मैं उस गुरुकुल में रही 7 दिन, तब मुझे समझ में आया कि अरे हमको कितना दूर रखा गया है हमारी चीजों से। तो यदि हम ये जो जिज्ञासा मेरे अंदर है, ये जिज्ञासा मुझे एक पुस्तक ने दी है, मुझे किसी टीचर ने नहीं दी। ये जिज्ञासा मुझे मेरे माता पिता और मेरी पुस्तक से मिली। इस जिज्ञासा को हम टीचर्स अपने बच्चों में डाल दें ताकि वो खोजना शुरू करें कि ये भारतवर्ष है क्या। आप बताएंगे शायद वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो स्वयं खोजना शुरू करेंगे, सुश्रुत संहिता समझेंगे, आयुर्वेद समझेंगे, जब वो समझेंगे कि जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा विमान शास्त्र है, ये सारी चीजें जब वो समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, हमें गर्व ही नहीं करना है केवल, हम इसमें बहुत कुछ अपना योगदान भी दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बीच में बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं और उन दीदी आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, म्यूट हो गई थी मैं। धन्यवाद। पेरेंट्स जो है सबसे ज्यादा वही काम कर सकते हैं। आप एक बात मान के चलिए या समझ कर चलिए कि जब हम बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं तो हम फोर्स लगा के उस बॉक्स को उतना आसानी से मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बॉक्स के बाहर होते हैं तो उस बॉक्स को धक्का देके हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही बात जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की है। वो बॉक्स के अंदर है, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, लेकिन पेरेंट्स का ध्यान रखिए, पेरेंट्स और एक सामान्य व्यक्ति ये बॉक्स के बाहर है और ये बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। सबसे प्रथम कार्य जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि अपने बच्चों के सिलेबस, अपने बच्चों के करिकुलम को समझें, उसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसको जानकर उसको सही दिशा में पहुंचाएं। आप एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर सकते हैं कि एक चैप्टर गड़बड़ है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के बाद टीचर से बात कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे सोशल पोर्टल्स हैं जो एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो शिक्षण मंत्रालय से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। आपको जो भी चीज़ गलत लगती है आप उसको वहां तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना शुरू करिए, क्योंकि यदि हमें गुरुकुल का एक ढांचा तैयार करना है तो हमें पिछले ढांचे की कमियों को खत्म करना होगा। हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक ये है कि वर्तमान ढांचे को पूरा ढहा दिया जाए और नया ढांचा शुरू किया जाए, जो कि मैं नहीं समझती कि समझदारी की बात है, क्योंकि एक गिराने और दूसरे को खड़ा करने में समय लगता है। एक तरीका यह है इसे भी चलने दें और उसे भी चलने दें, ये भी समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दोनों ढांचे एक साथ हम चलाएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तीसरा ये है कि इसकी कमियों को खत्म किया जाए, इसकी कमियों को कम करते चलें और हम गुरुकुल की जो अच्छाइयां उनको बढ़ाते चलें। तो ये जो ढांचा तैयार होगा ये आगे जाके एक हो जाएगा, और जब ये एक हो जाएगा तो हमारे पास बिना कुछ तोड़े फोड़े हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार होगा। मैं जो आग्रह पेरेंट्स से कर रही हूँ, मैं जो आग्रह एडमिनिस्ट्रेटर से कर रही हूँ, मैं इसीलिए कर रही हूँ कि एक नया गुरुकुल विनय जी महाराज के लिए के कारण हमारे भोपाल में आ जाएगा। लेकिन हमारे जो इतने सारे विद्यालय हैं ये भी अगर अपने आप को थोड़ा थोड़ा गुरुकुल में परिवर्तित करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा जो गुरुकुल का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे गुरुकुल में नहीं जाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे विद्यालयों में ही कहीं पढ़ेंगे। और जब हम गुरुकुल खोल रहे हैं और हमारे पास जब 5 और 4 9-10 वर्ष का जब बच्चा आएगा और अगर उसमें इस तरीके की भावना होगी तो हमें उसे गुरुकुल में समावेशित करने में भी समय लगेगा। तो ये कार्य हमारे समाज में बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए मेरा आग्रह ज़्यादा है। इसके बाद हमें जो है हेल्दी करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिमांड करनी चाहिए सभी पेरेंट्स को। मुझे बहुत अच्छे से याद है कक्षा 8वीं 10वीं तक मेरी बच्चियों को
ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए और फोटोकॉपी करा के चार्ट बनाइए, कॉपी में चार्ट बनाइए, पिक्चर्स बनाइए, ये करिए, चिपका कर ले आइए, हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। इससे क्या होता है, मैं अपनी बेटी से पूछती थी, बेटा इससे तूने क्या सीखा? तो कहती है अरे मम्मी पूरा हो गया, मार्क्स मिल जाएंगे, हो गया। मैं बिल्कुल सही आपको आंसर दे रही हूँ। वो मेरे से यही कहती थी, अरे मम्मी मार्क्स मिल जाएंगे, साइड करो, अभी मुझे और भी काम करना है। तो मैंने बोला कुछ सीखा तुमने? तो बोली कि हाँ थोड़ा सा सीखा है, ये मैंने रिसर्च करी थी, ये मैंने उसमें देखा था गूगल पे, ये चीजें नहीं पता चली, दैट्स ऑल। बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ थी? हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कहाँ था? हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कितनी बड़ी चीज होती है, जिसका सबसे अच्छा हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो 3 दिन में कार सीख सकता है, वो 2 घंटे में प्लेन उड़ाना सीख सकता है। अगर उसका हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वो गाड़ियां नहीं चला सकता। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं चला पाते क्योंकि उनका ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। और आप उनको जो है एक्टिविटीज ही उनको वैसी नहीं मिल रही हैं, तो वो कैसे डेवलप करेंगे? हर चीज अगर बच्चे को हम हाथ में दे रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट्स को एक्टिविटीज कुछ ऐसी मांगनी चाहिए टीचर से कि आप ऐसा कुछ दो जो बच्चा सीखे उससे, सिर्फ ये कट पेस्ट करना नहीं करवाना है हमारे बच्चे को। दूसरी चीज ये है कि आप अपने बच्चे को घर की एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा सम्मिलित करना शुरू करें, क्योंकि गुरुकुल की ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। 10 साल का बच्चा जब अपने कपड़े वहां पर नहीं धो पा रहा है, जब वो छोटे छोटे काम करने में शर्म महसूस कर रहा है, तो वो गुरुकुल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हमें संवेदीकरण करना पड़ेगा, हमें अपने समाज में गुरुकुल के लिए एक व्यवस्था बना के देनी होगी। बहुत छोटी सी आपको बात बताती हूँ, किंडरगार्टन करके एक परंपरा है और हर गली मोहल्ले में आपको किंडरगार्टन स्कूल मिल जाएंगे। अगर उसका आप इतिहास ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते थे उनके लिए किंडरगार्टन का जो है वो व्यवस्था की गई थी। और उसमें जो है एक बॉल के अंदर दूसरा बॉल, दूसरे बॉल के अंदर तीसरा बॉल, एक कटोरी के अंदर दूसरी कटोरी, ये सब रखना सिखाते हैं। फिर एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी, तीसरी कटोरी, और ये सब सिखाते हैं। आप 2-2 हजार रुपए, 3 हजार रुपए बच्चे को ये सिखाने के लिए पड़ोस की गली के छोटे से स्कूल में भेजते हैं, जबकि ये बच्चा घर में बर्तन जमाएगा, 1 गिलास के ऊपर 2 गिलास। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ 10-12 गिलास से कम होते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम मेहमानों की भी संख्या 1 या 2 कभी अपेक्षित ही नहीं रखते, हम तो 10 से 12 हमारे मेहमान आते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जब 10-12 गिलास हैं, 10-12 कटोरियां हैं, कटोरियां तो बहुत मात्रा में होती है क्योंकि एक चीज थोड़ी खाते हैं हम, 56 भोग के शौकीन लोग हैं। तो ये सब चीजें तो ये बच्चा घर में सीख सकता है। इस चीज के लिए हम उसको भेजते हैं स्कूल में। हमें बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सीख क्या रहा है, और उस विजिलेंस के साथ साथ हमें डिमांड भी शुरू करनी पड़ेगी कि शिक्षा में हमें, हमारे वास्तविकता में हमारे बच्चे को क्या आवश्यकता है। इसके बाद अंतिम है एक सामान्य व्यक्ति। एक सामान्य व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए? आप पेरेंट भी हो सकते हैं, आप एक टीचर भी हो सकते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ होने के बाद आपका शिक्षा के लिए या समाज के लिए क्या योगदान होना चाहिए, ये छोटा सा मैंने बनाया है। सबसे पहले तो हमें अपने कानूनों को समझना होगा। आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, शिक्षा से संबंधित कितने आर्टिकल्स हैं, और वो सारे आर्टिकल्स हमारी शिक्षण व्यवस्था को किस तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, या किस वजह से उन आर्टिकल्स के कारण हमारी शिक्षा में व्यवधान आ रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात हमारे भारत के संविधान की है कि इसमें संशोधन के लिए बहुत 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 बड़ा स्पेस है। तो जब संशोधन का स्पेस है तो हम क्यों नहीं परिवर्तन का वो हिस्सा बनते हैं जिससे हमारे समाज में सशक्तिकरण है। आज आर्टिकल 30 और 29 के कारण बहुत सारे जो विषमताएं हैं वो पैदा हो रही हैं। तो उन विषमताओं को हमें कैसे सही करना है, मतलब मैं विरोध नहीं कर रही हूँ उसका, लेकिन उसकी वजह से, या ऐसे कई कानून हैं जिनकी वजह से हमारे भारतीय संस्कृति को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं स्कूल में, तो हमको उन चीजों को का अध्ययन भी करना है और उसमें संशोधन, विरोध नहीं करना है, हमें संशोधन करना है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा समाज सशक्त हो। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें शिक्षण व्यवस्था में जो भी शिकायतें होती हैं, शिकायतें करना हम बंद करें। सबसे पहले हमारी आवश्यकता जो है उसको सही पोर्टल पे रखना शुरू करें।
बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज है, हमारे आसपास बहुत सारे गुरुकुल हैं, उन्हें ढूंढें। और जैसे पिछले बार जो हमारे गुरुजी आए थे, आचार्य कुलकर्णी जी, मैं आपको उनके बारे में एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। उनसे मैं 2017 में मिली थी और तब उन्होंने मुझसे विनम्र एक निवेदन किया था, और वो ये किया था कि यदि गणित में रुचि रखने वाला कोई भी छात्र हो और यदि उसके माता पिता इस बात के लिए तैयार हों कि वो उसे अच्छा गणितज्ञ बनाना चाहते हैं, तो कृपया उसका नंबर मुझसे साझा कीजिएगा। मैं ऐसे बच्चों को निशुल्क अपने घर में रखकर पढ़ाई करवा सकता हूँ, स्कूल की पढ़ाई के साथ मैं अपने घर में रखूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चे सिर्फ लड़के हो सकते हैं क्योंकि उनका विवाह उस समय हुआ नहीं था, प्लस लड़कियों के लिए लोग थोड़ा सा होते हैं। अदरवाइज मैंने उनको कहा था मेरी दोनों बेटियां आप ले लीजिए और दोनों को गणितज्ञ आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों रुचि रखती हैं पढ़ने में भी और गुरुकुल की व्यवस्था में भी, किंतु वो लड़कियों को नहीं लेते थे। आज की डेट में जब कोरोना काल आया है तो आजीविका के लिए आज उनको भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे गुरुओं को हमें ध्यान रखना है कि इनका जो भरण पोषण है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें देखनी है, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो तो अतुलनीय है, लेकिन केवल ज्ञान, केवल सरस्वती से कार्य नहीं होगा। सभी को हमको इन अपने आसपास के गुरुओं का विचार भी करना है और इनको अपने साथ जो है इनको सहयोग भी करना है। दूसरी चीज, गुरुकुल के लिए हम अधिक से अधिक आगे बढ़ें, गुरुकुल के लिए अधिक से अधिक हम सहयोग करें। किस प्रकार से क्या व्यवस्था हम दे सकते हैं गुरुकुल को? हम में से कोई ऐसा है जो 1 घंटे आकर अपना श्रमदान कर सकता है? हो सकता है किसी के पास श्रमदान का समय नहीं तो वो अपना धनराशि से उसको सहायता कर सकता है। हो सकता है उसके पास संसाधन कुछ ऐसे हों जिन संसाधनों को या जिन संपर्कों को वो आगे दें कि हमारे गुरुकुल की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो इस तरीके के हम सबको आगे बढ़कर सहयोग करने होंगे। दूसरी चीज, हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं का सशक्तिकरण करें। यदि हम अपना अस्तित्व ही भूल गए तो हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है और इसके साथ हमें ये कोशिश करनी है, हमें ये प्रयास करना है कि जितनी जल्दी हो हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनका पुनर्जीवन हो। और उसके लिए अगर आप समझें, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि गुरुकुलीय परंपरा जो है वो बहुत ही आवश्यक भी है। अगर आप छोटे सा, अभी वर्तमान में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इनके पास गुरुकुल में सारी व्यवस्थाएं अंदर ही अंदर होती हैं। यदि आज कोरोना काल हुआ है तो आप ये देखिए कि ये अपने आप को अब सिलेक्टिवली क्लोज कर सकते हैं। पूरा गुरुकुल जो है अपने आप को समेट सकता है अंदर के अंदर। अंदर उन बच्चों को दूध भी मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं, सब्जी भी मिल रही है, अनाज भी मिल रहा है और शिक्षा भी मिल रही है। कोरोना में ये बच्चे एक्सपोज हो ही नहीं रहे, तो पूरा का पूरा गुरुकुल व्यवस्था वैसी की वैसी चल सकती है चाहे कुछ भी आ जाए। हमारे देश पे कितने भी कोरोना की महामारी आ जाए, अगर गुरुकुल के कैंपस को हम क्लोज कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था जैसी है वैसी बढ़िया चल सकती है। तो कोरोना से तो ये हमें बचा ही सकता है। दूसरा, आगे जाकर भविष्य में हमें एक चीज और भी देखनी होगी और वो बहुत जरूरी चीज है, जैसा कि अभी हमने वर्तमान में देखा इजिप्ट, ये अपना इजराइल में, कि उनके यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड जो है बंकर्स बने हुए हैं और वो लोग फटाफट उसके अंदर चले जाते हैं। हम ऐसे चलते अपना स्कूल तो नहीं चला पाएंगे जो नॉर्मल हमारे स्कूल चल रहे हैं। तो हमको, अगर हम रेसिडेंशियल स्कूल्स में उनको कन्वर्ट करते हैं और रेसिडेंशियल स्कूल्स में कन्वर्ट करते हुए पूर्ण सुरक्षित उनको करते हैं, तो फिर हमारे सभी कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। वरना आगे जाकर, अभी तो हम एक छोटी सी महामारी में फंसे हैं, बहुत छोटी है ये, इसके आगे अपने पास चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बच्चों को जो आपदा से बचने के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए है, हमारे बच्चों को जो अपना मनोबल बनाए रखने के लिए जो हमारे भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास का संबल चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। आगे जाकर ये सारी चीजें हमारे बच्चों के बच्चों का संबल बनेंगी। यदि हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक होते हैं जिसका उज्जवल भविष्य है, जिसका योगदान समाज को बहुत अधिक है, तो ये संबल हमारे लिए इतना बड़ा होता है। यदि हम अपने सारे जो इतिहास के जितने भी राजा महाराजा हैं जिन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके
विपरीत परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करते हुए अपना संबल बनाए रखे। अगर ऐसी चीजें हमारे बच्चों को मिलती रहेंगी तो बच्चों में मानसिक परेशानियां नहीं होंगी, नहीं तो इनके मनोबल टूटने लगेंगे। आज मैं किसी भी बच्चे से बात करती हूँ तो वो एक ही चीज कहता है, मुझे स्कूल जाना है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये कब खुलेंगे स्कूल। उनको कोरोना से डर नहीं लग रहा, उन्हें अब अपने मित्रों से मिलना है। तो ये चीजें सारी संभव है गुरुकुल के अंदर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ 82 लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे और आज सबसे कम कहना चाहिए नेटवर्क की भी परेशानी सबसे कम आई है और आवाजों की परेशानी भी बहुत कम आई है। इस सब का विशिष्ट धन्यवाद। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आप सबको एक लिंक थोड़ी देर में प्राप्त होगी और उस लिंक में आप अपना जरूर सहयोग प्रदान करें कि आपको ये पूरा कार्यक्रम किस प्रकार लगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं सब चीजों का समावेश तो नहीं कर सकी, ये सच है। और सब चीजों का समावेश करना मेरे लिए असंभव भी है, क्योंकि मेरे अनुभव के साथ साथ आप सभी के अनुभव बहुत बड़े हैं। आप सभी ने कहीं ना कुछ अनुभव किया है, क्योंकि हम सबके जो परिवेश है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है। तो आप सबके अनुभव प्राप्त हो मुझे, ऐसा मेरा इच्छा है। और इसमें मैं चाहूंगी कि आप सब अपना जो प्रतिपुष्टि पत्रक मैं भेजूंगी उसको, फीडबैक को, फॉर्म को आप जरूर भेजें। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा दीदी का। और आपने जो कहा आवाज भी नहीं हुई, आपने किसी को आवाज करने का मौका ही नहीं दिया, जी क्योंकि सभी के कान आपकी तरफ ही लगे रहे। एक सिस्टमेटिक तरीके से और शोधपूर्ण आपने प्रत्येक विषय को यहाँ प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी कोई शंका संक्षिप्त में रख करके उसका समाधान लेना चाहे या संक्षिप्त में ही कोई सुझाव देना चाहे तो वो आमंत्रित है। अपना माइक चालू करके वो अपनी बात रखें।